नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। इस देश के पिछड़ों का हक कौन मार रहा है? वो कौन लोग हैं जो गरीबों और दलितों से धोखा कर रहे हैं? वो कौन सी पॉलिसी है और उसे कौन बनाता है जो पिछड़ों के खिलाफ है? प्रधानमंत्री मोदी का आरोप है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की पार्टियां दलितों पिछड़ों के खिलाफ साजिश कर रही, और राहुल गांधी कहते हैं कि वो इस देश का सिस्टम है जो दलितों और पिछड़ों का विरोधी है। सवाल यह है कि वो सिस्टम क्या है और वो सिस्टम कौन बनाता है। आज हम इस सिस्टम की पड़ताल करेंगे और उसके पीछे के चेहरे को बेनकाब करेंगे। लेकिन उससे पहले वो सवाल हम आपको दिखा देते हैं जिसका आपको जवाब देना है और जिसके जरिए घूमेगा आज देश का मूड मीटर। तो एक बार जरा सवाल देखिए और उसके बाद हम उस सिस्टम की तरफ लौटते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ओबीसी आरक्षण का हक मारने का गुनहगार, बड़ा गुनहगार कौन है? किसे आप देखते हैं? ए, कांग्रेस सबसे बड़ी गुनहगार है। ऑप्शन बी, ममता ने ओबीसी के साथ धोखा किया है। और ऑप्शन सी, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। क्या सोचते हैं? इस सवाल के जवाब में हमें बताना शुरू करिए। ऑप्शन बी, माफ करिएगा, सवाल नंबर 2, मुस्लिम आरक्षण पर हो रही राजनीति का चुनाव में कितना असर पड़ेगा? यह सवाल है और इसका ऑप्शन है कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। ऑप्शन बी, ममता बनर्जी की सीटें कम होगी। और ऑप्शन सी, बीजेपी को नुकसान होगा। यह है सवाल नंबर 2। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देना शुरू करिए। क्यूआर कोड आपके सामने है, इसे स्कैन करिए और जवाब दीजिए। मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? यह सवाल नंबर 3 है और इसके क्या ऑप्शन है आपके सामने? ऑप्शन ए है, ओबीसी का हक मारा गया। ऑप्शन बी है, मुसलमानों को आरक्षण की जरूरत थी इसलिए दी गई। और ऑप्शन सी है, सिर्फ वोट बैंक के लिए लिया गया है फैसला। तो ये 3 सवाल हैं जिसका कि जवाब देना है आपको। और आपके टीवी स्क्रीन पर क्यूआर कोड आ चुका है, उसे अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन कीजिए और अपना जवाब सबमिट करना शुरू करिए। और हां, आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के एजेंडे पर, जिसके साथ मुसलमान, चुनाव में वही पहलवान। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों के लिए यह सूत्रवाक्य की तरह रहा है। और इसी चक्कर में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर कैसे पिछड़ों का हक मारा, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश का सिस्टम दलित और पिछड़ा विरोधी है, लेकिन इस देश का नहीं, कांग्रेस का सिस्टम पिछड़ा और दलित विरोधी है। आज यह साबित हो जाएगा। आज हम उसी कांग्रेसी सिस्टम की पोल खोलने वाले हैं जो ये कहते हैं कि अगर बीजेपी आ जाएगी, मोदी 400 पार हो जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, दलितों और पिछड़ों का हक छीन लेंगे। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि दलितों और पिछड़ों की हकमारी और अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पार्टियों ने क्या क्या प्रपंच किया है। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि कैसे हजारों स्कूलों और कॉलेजों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा देकर कांग्रेस की सरकार ने गरीबों और पिछड़ों को अच्छी शिक्षा से वंचित कर दिया। हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी जातियों की लिस्ट में सैकड़ों मुस्लिम जातियों की घुसपैठ करवाकर कैसे वामपंथी और कांग्रेसी सरकारों ने पिछड़ों के आरक्षण का हक मारा है। हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में वो भी कैसे गैर बीजेपी सरकारों ने, वहां भी कैसे गैर बीजेपी सरकारों ने पिछड़ों के आरक्षण का मुस्लिम जातियों में बंदरबाट कर दिया। हम आपको यह भी बताएंगे कि कांग्रेस सरकार ने कैसे धर्म के आधार पर मुसलमानों को गैर संवैधानिक आरक्षण दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर एक लगा दिया। और यह भी बताएंगे कि आगे भी कैसे कांग्रेस की योजना दलितों पिछड़ों का हक मारकर अपने वोट बैंक को खुश करने की। हम आपको दिखाते हैं, जरा एक बार दिखाइए, एक आंकड़ा दिखाते हैं आपको और इस आंकड़े को जरा गौर से देखिएगा। शिक्षण संस्थानों को माइनॉरिटी स्टेटस देने का जो आंकड़ा है 2005 से लेकर 2021 तक, ये वो आंकड़े हैं। और ये देखिए 2005 से ही क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे कि ये शिक्षण संस्थानों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को
ये माइनॉरिटी स्टेटस देने का खेल कैसे 2005 से ही शुरू हुआ, यह हम आपको बताएंगे, और इसके पहले क्यों नहीं है हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जरा पहले इस आंकड़े को देखिए। 2005 में 21 संस्थानों को दिया गया ये टैग माइनॉरिटी स्टेटस का। उसके बाद 2006 में 422, ये बढ़ता गया। 2007 में 737, 2008 में अगर आप देखेंगे तो करीब 507। अगर आप देखिए कि 2005 से 2008 तक करीब एक एवरेज अगर आप देखेंगे तो 500 के आसपास माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाए गए। वहां से आप देखेंगे 2009 से ये ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाता है। आप देखिए 2009 से 848, 10 में 1122, 1656 और 1965। 2012 आते आते हर साल 2000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, 2000 शैक्षणिक संस्थानों को ये माइनॉरिटी टैग देना शुरू कर दिया। उसके बाद आप देखिए 1671, और उसके बाद जैसे जैसे 14 के बाद आप देखेंगे तो ये आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे नीचे आप देखेंगे गिरता जा रहा है। और ये फिर 2020 और 21 आते आते जो है वो आप देखेंगे कि ये आज की तारीख में 2019 में 10, 2020 में 11 और 2021 में 6 संस्थानों को सिर्फ ये माइनॉरिटी टैग दिया गया। ये माइनॉरिटी टैग देने के पीछे का क्या खेल है, जरा ये समझना जरूरी है। माइनॉरिटी टैग कैसे दिया गया और क्यों दिया गया? 2009 में यूपीए की सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट लाई, और इस एक्ट के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया सारे संस्थानों को, सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को, कि आपके संस्थान में कम से कम 25% बच्चे वो गरीब तबके के होने चाहिए। और इससे, इस आरटीई के एक्ट से, राइट टू एजुकेशन एक्ट से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अलग कर दिया गया, उनको छूट दे दी गई। अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, अगर आप अल्पसंख्यक संस्थान हैं, तो आपको अपने संस्थान में गरीब बच्चों को दाखला देने की जरूरत नहीं। तो इससे बचने के लिए, गरीब बच्चों को, पिछड़ों को, दलितों को अपने स्कूल में दाखिला देने से बचने के लिए इतनी बड़ी संख्या में करीब 9,000 से भी ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अपने आप को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। आप सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में अगर स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ रहे होते, दलित बच्चे पढ़ रहे होते, तो क्या उनको कितना बड़ा फायदा मिला होता। लेकिन ये नहीं होने दिया गया। माइनॉरिटी टैग दे करके और उनको इस एक तरीके से नैतिक और जो कानूनी बाध्यता थी उससे अलग कर दिया गया। ये माइनॉरिटी टैग देने का काम कौन कर रहा था? ये उस समय की यूपीए सरकार कर रही। और 2005 के बाद ही आंकड़े क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि 2005 के पहले इस तरह का कोई संस्थान नहीं था, इस तरह की कोई संस्था नहीं थी जो कि माइनॉरिटी टैग देती है। लेकिन 2004 में एक एक्ट लाकर यूपीए सरकार ने एक ऐसी संवैधानिक संस्था बना दी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस तरीके से इस नाम की एक संस्था बना दी जो संस्थानों को माइनॉरिटी टैग देता है, माइनॉरिटी का दर्जा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा देता है। भाई ये क्यों किया गया? ये किसके फायदे के लिए किया गया? और जब ये हो रहा था, और ये किसका सिस्टम था, और ये जब हो रहा था तो उस समय राहुल गांधी कहां थे? राहुल गांधी उस समय सांसद थे अमेठी से, और उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, और वो उसी सिस्टम का हिस्सा थे। तो राहुल गांधी आज ये कहते हैं कि मैं सिस्टम को समझता हूं और इस देश का सिस्टम दलितों और पिछड़ों का विरोधी है। तो उस समय राहुल गांधी ने इस पे क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई? क्यों नहीं कहा कि ये जो नया सिस्टम आपने बनाया है, ये सिस्टम पिछड़ों और दलितों का विरोधी है, ये गरीबों का विरोधी है? उस समय क्यों नहीं कहा उन्होंने? और आप ये कहेंगे कि उस समय वो मंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए नहीं बोल पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय भी राहुल गांधी की ये हैसियत थी कि वो सरकार के लाए ऑर्डिनेंस को भरे मंच पर फाड़ देते थे। वो इतनी हैसियत रखते थे कि सरकार के फैसले पे ऐसे सरेआम मंच से सवाल खड़े कर देते थे। तो उन्होंने उस सिस्टम पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि यह गलत सिस्टम है? तो सिस्टम की बात जब कर रहे हैं राहुल गांधी, तो उनको इसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो एक तो पहले सिस्टम की हमने बात की, अब आइए दूसरे सिस्टम की बात करते हैं। कांग्रेस के ही स्कूल से निकली ममता बनर्जी के सिस्टम को देखिए।
पश्चिम बंगाल में ममता और उनके पहले वामपंथी सरकार ने ओबीसी लिस्ट में 106 मुस्लिम जातियों की घुसपैठ करा दी। और घुसपैठ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा देने में सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी और ममता सरकार ने ओबीसी लिस्ट में कुल 114 जातियां जोड़ी, उसमें से 106 मुसलमान जातियां थी। इन दोनों सरकारों ने मिलकर 114 नई जातियों को एंट्री दी, उसमें से 106 मुसलमान जातियां थी। सोचिए तुष्टीकरण का खेल किस स्तर पर चल रहा था। कल कोलकाता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जो लिस्ट में जोड़ी गई सारी जातियां हैं उनको हटाने का आदेश दे दिया है। और अभी भी उसी खेल का नतीजा है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी। तो ये दूसरा खेल, ये दूसरा सिस्टम, ये से एक तो हमने कांग्रेस का सिस्टम बताया और ये जो दूसरा सिस्टम है ये उसी स्कूल, कांग्रेस के ही स्कूल से निकली ममता बनर्जी का सिस्टम आपने देखा। अब एक बार फिर से तीसरा सिस्टम देखते हैं। ये सिस्टम भी कांग्रेसी सिस्टम है। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने के लिए एक नहीं बल्कि 4-4 बार कोशिश की, जबकि देश का संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ये कांग्रेसी सरकार का ही सिस्टम था कि जिसने कर्नाटक में 30 सालों तक मुसलमानों को अलग से 4% का आरक्षण दिया। और यह भी कांग्रेस का ही सिस्टम था जिसने केंद्र में भी मुसलमानों को अलग से 5% का रिजर्वेशन देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी थी, मामला कोर्ट में फंस गया, वरना उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती। और अब चौथे सिस्टम की भी बात कर लेते, बल्कि उससे पहले एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूं कि यह इसी सिस्टम का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में भी 24 ऐसी जातियां हैं मुसलमानों की जिनको कि आरक्षण मिल रहा है, जबकि इस देश का संविधान कहता है कि आरक्षण का सिर्फ एक आधार है और वो है सोशल बैकवर्डनेस, सामाजिक पिछड़ापन। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल की तर्ज पे ही उत्तर प्रदेश में भी 24 जातियों को 27% जो ओबीसी आरक्षण है, ओबीसी रिजर्वेशन है, उसका लाभ मिल रहा है। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे कि आखिर किस आधार पे इन मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण मिल रहा है। तो यहां भी जो ओबीसी आरक्षण है उसमें सेंधमारी किसने कराई? ये गैर कांग्रेसी सरकारों ने कराई, गैर बीजेपी सरकारों ने कराई। और इसका भी क्या आधार है? जब इस देश का संविधान कहता है कि सामाजिक पिछड़ापन ही इसका एक आधार हो सकता है, तो आखिर मुसलमानों को किस आधार पे आरक्षण मिल रहा है ओबीसी के तहत? जबकि लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों में कोई जाति नहीं होती, मुसलमानों में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, किसी तरह की छुआछूत नहीं है, कोई सामाजिक बाइकॉट और कोई सामाजिक पिछड़ेपन की कोई स्थिति नहीं है। और बहुत सारे लोग तो यह भी कहते हैं कि ये इस देश की सो कॉल्ड शासक जातियां हैं, ये शासक वर्ग है रहा है, यहां पर पिछड़ेपन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो फिर मुसलमानों को किस आधार पर आरक्षण मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब इसकी समीक्षा करेंगे। और आखिरी जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो भी कर दिखाएंगे, देश भर के लोगों की संपत्ति का सर्वे करेंगे और फिर उनकी आबादी के हिसाब से उसका बंटवारा कर देंगे। और इसके जरिए किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है? प्रधानमंत्री ने इस पर पहले ही बहुत कुछ कहा है। पीएम मोदी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर जो ये सारा सिस्टम है, इस सारे सिस्टम पर सवाल उठाया है। एक बार जरा पीएम मोदी को सुनिए, उसके बाद हम बहस की शुरुआत करेंगे। 2011 में कांग्रेस सरकार ने चुपचाप एक चाल चली, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इससे 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे।
घुसपैठियों को बांटेंगे? क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? तो राहुल गांधी जिस सिस्टम की बात कर रहे थे, जिस पक्षपाती सिस्टम की बात कर रहे थे, जो पिछड़ों और दलितों का विरोधी है, वो सिस्टम किसने खड़ा किया है, उस सिस्टम के पीछे के चेहरे कौन हैं, वो अब बेनकाब हो चुका है। और इस पर, इससे जुड़े जो सवाल हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे अजय वर्मा, कांग्रेस के नेता हैं, और अजीज खान, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अजीज खान, पूरा कांग्रेस और इंडी गठबंधन, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश रखने के लिए चाहे जिसकी बलि देनी पड़े, जिसकी कुर्बानी देनी पड़े, दे देंगे। अगर वो पिछड़ों का हक मारा जा रहा है तो उसकी चिंता किए बगैर हम आरक्षण का बंदरबाट कर देंगे। रंजीत भाई, मैं कह रहा हूं कि सत्ता को पर बने रहने के लिए, सत्ता पर काबिज रहने के लिए मुझे लग रहा कितना जहर बोया जाएगा। हकीकत यह है, आज आप देखिए ना, ये वो लोग हैं आरक्षण पे बात कर रहे हैं कि जो डिजर्व करते हैं जो लोग, आज आप देखिए ओबीसी समाज उसका हक नहीं दे रहे हैं। जातीय जनगणना की बात हो रही है, वो नहीं हो रहा है। तमाम जातियां ऐसी हैं जो बहुत बहुत जरूरतमंद हैं। 17 अति पिछड़ी जातियां हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। 66 दलित समाज, 66 जातियां हैं दलित समाज की, उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। आज आप देखिए, लेकिन बातें बड़ी बड़ी, तमाम यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स हुए, दलितों को उनका हिस्सा नहीं मिला, ओबीसी समाज का उनको हिस्सा नहीं मिला। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें ओबीसी समाज का 27% आरक्षण था, केवल 4% मिला, 23% ये सरकार खा गई। बड़ी बड़ी बातें कर रही है। आज ओबीसी समाज की हित ऐसी है, आज बात कर रहे हैं साहब पिछड़ों की, दलितों की, और कहने का मकसद हमारा मैं कह रहा हूं अजीज खान, जो सवाल है उसका जवाब आप नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं कि इस देश का संविधान कहता है कि आरक्षण का सिर्फ एक ही आधार है, वो है सामाजिक पिछड़ापन। कोई आर्थिक पिछड़ापन उसका आधार नहीं हो सकता। एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है आरक्षण। तो मैं पूछ रहा हूं जो सवाल, और जो सारे सवाल, जो ये सवाल बाकी लोग भी पूछ रहे हैं, जो बहुत सारे पिछड़ों और दलितों के नेता भी पूछ रहे हैं, कि आखिर किस आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक। रंजीत भाई, इसका जवाब आप नहीं दे रहे। अरे सर, उसी पे आ रहे हैं ना। आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं। ईडब्ल्यूएस क्या है और कौन लेके आया इसे? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। भाई ईडब्ल्यूएस, तो भाई ईडब्ल्यूएस के तहत अगर लगता है कि आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से अगर आरक्षण देना है तो ईडब्ल्यूएस के तहत दिया जाना चाहिए था। उनको ओबीसी में किसने डाला? मुसलमानों को ओबीसी किसने बनाया? मैं पूछ रहा हूं कि मुसलमानों को ओबीसी किसने बनाया? किसने बनाया ओबीसी? सर, अरे सर, मुझे एक बार कह रहा हूं ना कि आप बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से बात करें, मेरी बात कंप्लीट होने दें। नहीं, आप इसका जवाब नहीं दे रहे ना अजीज खान। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा हमारे साथ अजय वर्मा आ गए हैं। अजय वर्मा के पास चलते हैं, सवाल की शुरुआत। हाँ, नहीं, मुझे बोलने नहीं दे रहे रंजीत भाई, तरीका गलत है। नहीं तो अगर आप 30 सेकंड में इस सवाल का जवाब दीजिए कि मुसलमानों को ओबीसी किसने बनाया और क्यों बनाया? आप ये मुसलमान लिए हल्ला कर रहे हैं। मुझे बात करने दीजिए। आप ईडब्ल्यूएस बीजेपी लेके आई, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आप नहीं देंगे। मैं भी कह रहा हूं, मैंने तो कहा कि अगर मुसलमान आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और अगर आर्थिक रूप से पिछड़े होने की वजह से उनको मिलना चाहिए तो ईडब्ल्यूएस में देना चाहिए था। ओबीसी किसने बनाया, क्यों बनाया? सवाल यह है। अब आप अजय वर्मा, आप नहीं जवाब देंगे, मैं जानता हूं इसका जवाब आप नहीं देंगे, आपके पास इसका जवाब है भी नहीं। अजय वर्मा, क्या सिर्फ चेंज कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। अजय वर्मा, क्या मुसलमानों को इस देश में ओबीसी का दर्जा सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पे आपको खुश रखना है? अब ये तो मोदी जी बताएंगे कि पसमानदा समाज को वो क्या बहलाकर लॉलीपॉप चुसा के पूरे हिंदुस्तान में। पसमानदा समाज से मित्रों, ये भारत की आजादी की और भारत की उम्मीद की और विकास की बात करता हूं। देखिए, भारत का आर्टिकल 15 और 16 अल्पसंख्यकों को और पिछड़ों को
आरक्षण देने की वकालत करता है, धर्म के आधार पर देने की वकालत नहीं करता। लेकिन सुबह दोपहर शाम धर्म 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 के आधार पर अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, इनके सारे मुख्यमंत्री हो, हर हिंदुस्तान की हर चुनाव सभा में धर्म 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 धर्म। अरे भाई अजय वर्मा, आप धर्म के आधार पे आप इतने तमाम तरह के प्रपंच रच रहे हैं, लेकिन कोई उस प्रपंच पर अगर उंगली उठा दे तो वो कम्युनल हो जाएगा। और धर्म के आधार पे जो प्रपंच रच रहा है, जो कर रहा है, करने वाला कम्युनल नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो उस करतूत पे उंगली उठा देगा, उंगली रख देगा, वो कम्युनल कहा जाएगा। भाई आपने धर्म के आधार पे अगर आप आरक्षण की अगर नहीं इजाजत है संविधान में, तो मुसलमानों को ओबीसी क्यों बनाया, क्यों दर्जा दिया ओबीसी का? भाई मुसलमानों में कहा जाता है कि इसमें कोई जाति नहीं होती, ये समता पर आधारित समता मूलक धर्म है। तो भाई किस आधार पर ओबीसी का दर्जा दिया उसको? और किसने दिया? सवाल ये है किसने दिया? वो जाहिर सी बात है वो गैर बीजेपी सरकारों ने दिया, बीजेपी ने नहीं दिया। चलाना बंद करेंगे तो मैं आपको बताऊं, देखिए भारत जो है 2014 में आजाद हुआ था। ये कंगना रनौत इनकी एक एमपी होने वाली हार रही है, हालांकि वो कह रही थी कि भारत को आजादी नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाई। तो इससे पहले की बात आप ना करें तो ये एजेंडा ना चलाएं तो बेहतर है। 14 के बारे की बात बताता हूं मैं आपको। एक ईपीसी करके 14 के बाद की बात क्यों ना करें भाई? राहुल गांधी कह रहे हैं सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस देश का सिस्टम दलितों और पिछड़ों का विरोधी है। वो सिस्टम कौन बनाता है भाई साहब? वो सिस्टम किसका था? वो सिस्टम किसका था जिसने कि मुसलमानों को ओबीसी बनाया और उनका हक मारा? तेलंगाना में जो आरक्षण दिया गया है, वो 4% ईपीसी, वो आरक्षण अलग से आरक्षण है, उसका संविधान दिया गया है। कर्नाटका में जो आरक्षण था वो प्रज्वल रेवन्ना के दादा। भाई आपका मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब आप नहीं दे रहे। आप 2014 के बाद की बात में कर रहे हैं। भाई जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सिस्टम को करीब से जानता हूं, मैं ही सिस्टम हूं, मुझसे ज्यादा सिस्टम कोई नहीं समझता, तो मैं तो पूछ रहा हूं कि भाई वो सिस्टम, उस सिस्टम की पर भी जवाब दीजिए ना जो 2014 के पहले चल रहा था। 2004 में माइनॉरिटी टैग देने का सिस्टम शुरू किया, आरटीई के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को बाहर कर दिया, आपने मुसलमानों को ओबीसी का टैग दिया। ये सिस्टम कौन बना रहा था साहब? इसके बारे में भी बोलना पड़ेगा ना। ये तो जब हम सिस्टम में आ रहे हैं अब 2024 के 4 जून को गुरु प्रकाश पासवान, सिस्टम का सवाल है, ये सिस्टम कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है, ये सवाल है। अभी तो सरकार से आप सवाल, ये तुष्टीकरण वाला सिस्टम कोई जो बनाया जा रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है? हाँ, ये क्यों हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला रहे हैं? रंजीत जी, लगता है मेरी बारी है। रंजीत जी, हाँ रंजीत जी, देखिए ऐसा है कि हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने अंततोगत्व इस बात को स्वीकार किया कि सिस्टम में खराबी है। सिस्टम में कौन है? सिस्टम की परिभाषा क्या है? सिस्टम की परिभाषा इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी, इन लोगों के वजह से 90% दलित, पिछड़े, आदिवासियों को उनका स्थान नहीं मिला। राहुल गांधी जी, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपका आभार प्रकट करते हैं, लेकिन मात्र स्वीकार्यता से कुछ नहीं होगा। आपको जवाबदेही तय करनी होगी। आपको जवाबदेही तय करनी होगी। आपको यह तय करना होगा। आपके प्रधानमंत्री 2007 में कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। यदि आपने कहा होता, यदि आपका सिस्टम इतना संवेदनशील होता, तो आपके प्रधानमंत्री यह कहते कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के। मैं बीच में नहीं बोल रहा था साहब, अब थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। संस्कार का अपना परिचय मत दीजिए आप, या कांग्रेस का परिचय मत दीजिए आप। नहीं, यार कांग्रेस का परिचय मत दीजिए आप। रंजीत जी, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था। एक तो ये कांग्रेसी गुंडा यहाँ मत दिखाइए। मैं इनसे बहस नहीं कर सकता, मैं इनसे बहस नहीं कर सकता हूँ रंजीत जी। नहीं, अजय वर्मा उनको अपनी बात पूरी करनी है। रंजीत जी, मैं इनसे बहस नहीं कर सकता हूँ। रंजीत जी, मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। यहाँ झूठ का एजेंडा मत चलाइए। रंजीत जी, हम लोग शांति से अपनी डिबेट करते हैं। रंजीत जी, हम लोग शांति, इस समय की बर्बादी करते क्यों बुलाते हैं? अरे भाई आप वहां भी, आप यहाँ भी आप मुझे नहीं बोलने देंगे। आप गुरु प्रकाश पासवान को क्यों बोलने? अजय वर्मा नहीं बोलने देंगे ना। गुरु प्रकाश को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। अजय वर्मा, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। आप हर बार ऐसे टोकते रहेंगे तो कैसे बात होगी? झूठ बोलो। अरे तो आप भी झूठ बोल लीजिएगा उनके बराबर। चलिए, अरे ये समय की बर्बादी कर रहे हैं रंजीत जी, ऐसे क्यों? अरे उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। ये व्याकुल हो रहे हैं। मैं इनसे बहस, बौद्ध पारसी सब आते हैं। अजय वर्मा, बात आगे बढ़ने दीजिए ना, डिबेट आगे बढ़ने दीजिए। ऐसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? इसलिए चलिए, हाँ गुरु प्रकाश, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ
जल्दी से, समय कम है थोड़ा। हाँ रंजीत जी, या तो मैं पूरा डिबेट डिरेल कर दूं या मैं इनके साथ नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, 17 करोड़ लोग मेरी पार्टी के सदस्य हैं। गुरु प्रकाश जी की आवाज जाएगी अब ऑन एयर। हाँ चलिए। ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, अपनी बात पूरी करिए आप। हाँ देखिए, मैं शुद्ध रूप से बताना चाहता हूं, ये जो सिस्टम की बात कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, राहुल गांधी जी करते हैं, आज उनको जवाबदेही भी तय करनी होगी। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान के धारा 15, 16 और धारा 340 के विरोध में है। आप मुसलमानों को आरक्षण कैसे दे सकते हैं? जो न्याय ओबीसी के साथ, एससी के साथ एसटी को होना था, वो आपने मुसलमानों को दे दिया है। आपकी मानसिकता ऐसी है, आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। आपके ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा कहते हैं कि सारे के सारे संसाधनों को बंटवारा कर दो। इसका मतलब तो यही है ना कि आप सारे के सारे संसाधनों को मुसलमानों को देना चाहते हैं, क्योंकि आप मुस्लिम तुष्टीकरण का चेहरा हैं, आप मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम है, आप मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बात को स्वीकार करिए। ठीक है गुरु प्रकाश जी, इंदिरा गांधी जी आपकी बात आ गई, आएंगे, अब जरा जनता की बात, राम मंदिर नहीं आएंगे। आपकी बात आ गई, अब जरा जनता की बात भी शामिल कर लेते हैं इसमें। हाँ, हमने सवाल किया था कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ओबीसी आरक्षण का हक मारने का बड़ा गुनहगार कौन है। हमने सवाल किया और इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार रुझान दिखाइए। और इसके रुझान कहते हैं कि 29% लोग मानते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी गुनहगार है इसके लिए, और ममता ने ओबीसी को धोखा दिया है ऐसा मानने वाले 11% लोग हैं, और दोनों बराबर की जिम्मेदार है ऐसा मानने वाले 60% लोग हैं जो कहते हैं कि दोनों बराबर की जिम्मेदार है। तो ये है लोगों की राय। जरा सवाल नंबर 2 का भी एक बार रुझान दिखा दीजिए। हमने सवाल किया था कि मुस्लिम आरक्षण पर हो रही राजनीति का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, और इसके जवाब में 50% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को भारी नुकसान होगा, ममता बनर्जी की सीटें कम होगी ऐसा मानने वाले लोग करीब 37% हैं, और बीजेपी को नुकसान होगा ऐसा 12% लोग कह रहे हैं। तो ये है लोगों की राय। अब जरा एक बार फिर से लौटते हैं डिबेट की तरफ। संगीत रागी, शिक्षण संस्थानों को माइनॉरिटी टैग देकर ओबीसी, गरीब, दलितों का हक किसने मारा? ओबीसी लिस्ट में 108 जातियां घुसाकर, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जातियां घुसाकर ओबीसी का हक क्या नहीं मारा गया? देखिए, सबसे पहले तो 2 बातें मैं कर देना चाहता हूं कि अभी आपके एक पैनल पे व्यक्ति ने कहा कि 15 और 16 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस प्रकार के आरक्षण देने का प्रावधान करता है। बिल्कुल बाहियात बात है। वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है 15 और 16 जो है। दूसरी बात, एक व्यक्ति ने कहा आपके पैनल पर कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो ओबीसी और एसटी को उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। यह भी बहुत बाहियात है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाता हूं और सिलेक्शन कमेटी में जा चुका हूं। जितने भी पद होते हैं उनका एक रोस्टर बनता है, और 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम बैक डेट से लागू होता है, और सभी पर भरा गया है। ओबीसी पे, एससी, एसटी सारे भरे गए हैं, इंक्लूडिंग की इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कम्युनिटी है उनके भी उनका भी आरक्षण उनको भी मिला है। तीसरी बात मैं बहुत जोर से कहना चाहता हूं कि देखिए, इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों को धर्म के आधार पर एक नया देश मिला। उस समय उनकी आबादी 23% थी, 35% जमीन पाकिस्तान के नाम पर दी गई। जब संविधान सभा में बहस हुई प्रतिनिधित्व के मामले को लेकर के, आरक्षण के मामले को लेकर के, तो मुस्लिम प्रतिनिधियों ने फिर से यही सवाल उठाया कि हमारा प्रतिनिधित्व का सवाल है, हम यहाँ इनसिक्योर हो जाएंगे और तब सरदार पटेल का एक बड़ा स्टेटमेंट आता है जिसको आप कोट करके देख लीजिएगा, यू कैनॉट राइड 2 horses, द पाकिस्तान बाउंड्री इज ओपन फॉर देम। आप पाकिस्तान जा सकते हैं, आप 2 घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते हैं। हाल ही में आपने पाकिस्तान बनाया है, और उन्होंने साथ में कहा कि जो माइनॉरिटी देश विभाजन देश पर थोप दे वो कमजोर माइनॉरिटी नहीं है। लगभग ये ऐसा ही स्टेटमेंट था जैसे अमेरिका के अंदर 1871 में कहा था कि जिन लोगों को अमेरिका नहीं पसंद है उनके लिए पैसिफिक सी ओपन है, वो जाकर के यूरोपियन यहां से बाहर निकल सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि ये जो संविधान के अंदर जो एससी एसटी का आरक्षण था या ओबीसी के आरक्षण का, जो समाज, हिंदू समाज पिछड़ गया था और जिनका प्रताड़न हुआ था वो एससी और एसटी कैटेगरी में थे। जो समाज पिछड़ गया था उसके अंदर आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि भाई यहाँ जातियां कहां से आई? इस्लाम के अंदर तो जातियां होती नहीं है। तो ये क्रिया किसने? जब से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई तब मुसलमानों का दबाव सुना, और उन लोगों ने धीरे धीरे जिन जिन राज्यों में मुसलमानों का दबाव बढ़ता गया,
आप देखेंगे वो राज्य जो है वो कांग्रेस के लिए वोट बैंक के लिए है। आसाम के अंदर देवकांत बरुआ एक नेता हुआ करते थे, बिल्कुल। वो बांग्लादेशी मुसलमान आकर के वहां डेमोग्राफी बदला, तो उन्होंने कहा हम अली और कुली के सहारे यहाँ पर सत्ता में होते हैं। एक टीवी राजेश्वर थे जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर पहले थे, वो कांग्रेस के जमाने के थे, वो भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो सारे बांग्लादेशियों से भर गए हैं। इसके सिन्हा की रिपोर्ट ने असम के मामले में कहा, लंबी फेहरिस्त है, बिल्कुल आपने सही कहा संगीत रागी। और अभी जो सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन हैं हंसराज अहीर कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान तो छोड़िए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भी ओबीसी के सर्टिफिकेट बांट दिए गए। और सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं बांटे गए, उस सर्टिफिकेट पे वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं साहब, वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और अजय वर्मा कहते हैं कि तुष्टिकरण नहीं हो रहा। अजय वर्मा कह रहे हैं कि तुष्टिकरण नहीं। अजय वर्मा कुछ बोलना भी चाह रहे हैं। अजय वर्मा, अरे भैया ये इनका माइक बंद। देखिए ये जो अमित शाह के शिष्य बैठे हैं, आरएसएस ने तो बने कर दिया है समर्थन देने को। अब ये पता नहीं है या नहीं है, उसमें उसके विचारक हैं ये, इनको उससे तो हटा दिया गया है या नहीं है। ये जो बैठे हैं अमित शाह के शिष्य यहाँ रागी जी, उनके जरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। अमित मालवीय के, पूरे देश में हमने कहा था कि संविधान को खत्म करना चाहते हैं, विभिन्न रूपों में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम का तो बहाना है। आरक्षण पे बात करिए, एसटी एंड एसटी आरक्षण से सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं की हत्या होगी, ये अमित मालवीय का ट्वीट है। अरे आप कहां भाई, सवाल ओबीसी पिछड़ों दलितों का हक मारने का सवाल है। आप कहां अमित मालवीय को लेकर बैठ गए? तो बढ़ावा देगी अजय वर्मा, अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है, अगर जो संगीत रागी ने जो सवाल उठाया है, जो गुरु प्रकाश जी ने जो सवाल उठाया है, अगर उसका जवाब है तो आप जवाब दीजिए। नहीं, ये सारे इन्हीं के जो चरण, ये जो जिनके चरण, गुरु प्रकाश जी, ये अमित मालवीय का कोई सवाल उठा रहे हैं, जरा उसका जवाब दे दीजिए और संक्षेप में दीजिएगा, क्योंकि हम उस पर बहस नहीं करना चाहते। मैं दलितों और पिछड़ों की हकमारी का सवाल आज करना चाहता हूँ। हाँ, खत्म कर देंगे, दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे, ओबीसी का कर देंगे। नहीं देखिए, ये ऐसा है भैया, ऐसा है कि आप राहुल गांधी जी राजीव गांधी जी ने क्या बोला था 1990 में, एक बार पढ़ के आइएगा। 1990 में राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था सदन के पटल पे, यदि मंडल कमीशन लागू हो जाएगा, अरे फिर आप बोल रहे हैं, अरे व्याकुल मत हो, गिलास पानी पियो, व्याकुल मत हो भैया। आप दलित विरोधी हो, आप आदिवासी विरोधी हो, आपको पछता नहीं है कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आता है। आपको पछता नहीं है आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बने क्योंकि वो एक आदिवासी की बेटी है। आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनेगी, पिछड़ी जाति का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी, उनका पूरा सिस्टम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रोकने की हिम्मत नहीं रख सकता है। आप इस बात को नोट कर लो, इस बात को लिख लो अजय वर्मा, आप आज इस बात को नोट कर लो, इस बात को लिख लो। आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनेगी, कांग्रेस पार्टी बाल नहीं बाका कर पाएगी। अति पिछड़ी जाति का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी जी चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता, आपको स्वीकार नहीं होता है ना। ये सामंती मानसिकता है आपकी, सामंतवादी मानसिकता है आपकी। ये सामंतवादी मानसिकता से बाहर निकलो अजय वर्मा। सहयोग से तमिलनाडु की कंपनी को दे दिया। अरे सामंतवादी मानसिकता से बाहर निकलो। ठीक है, मैं इसमें समय कम है, ठीक है। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि मुस्लिम तुष्टीकरण, या यूं कहे कि अपने वोट बैंक को खुश रखने का काम किस हद तक चल रहा है और कैसे कैसे चल रहा है, अगर आप ये देखेंगे तो आपको कई बार हैरानी होगी। पश्चिम बंगाल में जो ओबीसी जातियां हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में ज्यादा फायदा मिलता है, कैटेगरी बी में कम फायदा मिलता है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की 90% जातियों को कैटेगरी ए में डाल दिया गया और हिंदुओं की 55% जातियों को कैटेगरी बी में डाल दिया, जहां कम फायदा मिलता है। कमाल का जस्टिस चल रहा है, सोशल जस्टिस हो रहा है पश्चिम बंगाल में। तो ये इस तरीके से दलितों और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है अजय वर्मा। और ममता बनर्जी भी कांग्रेस के स्कूल से ही निकली हुई है, इसलिए जरा लोगों का एक और सवाल हमने किया था, उसका भी जवाब देख लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं। हमने पूछा था मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करने के फैसले को आप कैसे देखते हैं, और इस सवाल के जवाब में लोग कह रहे हैं कि ओबीसी का हक मारा गया है। ऐसा मानने वाले लोग करीब 44% हैं और करीब 55% लोग कह रहे हैं कि सिर्फ वोट बैंक के लिए फैसला लिया गया है, और 1% लोग ही मानते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि इस देश के संविधान में यह बहुत क्लियर कट लिखा गया है
कि आरक्षण का सिर्फ एक आधार है और वो है सोशल बैकवर्डनेस। ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, इस बात को समझना जरूरी है। तो आज मूड मीटर में इतना ही। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और अब वक्त आ गया है कि देश का मूड मीटर में आज के जो 4 लकी वोटर हैं उनका नाम अनाउंस करने का। तो आज के जो लकी वोटर हैं उनमें स्मृति गुलाटी उत्तर प्रदेश की और अभय सिंह बिहार के हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट आपके सामने है स्क्रीन पे। और इसके अलावा आलोक सिंह महाराष्ट्र के और लता चौधरी गुजरात की हैं। इनके भी मोबाइल का आखिरी 4 नंबर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप सबको मूड मीटर की तरफ से मिलता है आज का इनाम। और मूड मीटर में इतना ही।